हेलो 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 मेरे उदय के प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं आकाश रवन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं उदय के इस बैच में, जहां पर हम पढ़ेंगे बहुत सारी फिजिक्स, बहुत सारी नॉलेज के साथ, बहुत सारे ज्ञान के साथ। तो आज हम पढ़ने के वाले, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हो, इस बैच में चैप्टर चल रहा है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के आधारभूत सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण के बेसिक्स हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका कुछ एडवांस वर्जन, मतलब गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ प्यारी प्यारी बातें, कुछ अच्छी अच्छी सी बातें। पहले तो आप सभी बताइए कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मजे में, एकदम मचा रहे हो या नहीं? प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं? अच्छा भाई, पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई वो अपने अंदर का भीतर युद्ध है जो तरल के अंदर चलता रहता है। अभी थोड़ी देर से मैं इस बात को पूरी तरह से डिस्क्राइब भी करूंगा, पूरी तरह से डिफाइन भी करूंगा। तो मैं आकाश रवन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं उदय बैच में, जहां पर जिंदगी का उदय होगा, जीवन का उदय होगा, पढ़ाई का उदय होगा, संस्कार का उदय होगा, शिक्षा का उदय होगा और आपके जीवन में एक प्रकाश का उदय होगा। तो जैसा कि प्रकाश चैप्टर भी हम कुछ दिनों में पढ़ेंगे, तो वो चैप्टर का भी उदय होगा। तो भाइयों और इन भाइयों की बहनों, जैसा कि हम मजेदार तरीके से अभी तक पूरा चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, आज जो है ना गुरुत्वाकर्षण एकदम खत्म हो जाएगा। आज की क्लास में गुरुत्वाकर्षण एकदम खत्म, एकदम समाप्त, एकदम एंड, बिल्कुल खत्म। अब अगली क्लास में हम एनसीईआरटी से रिलेटेड और इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। आज की जो सिद्धांत है ना गुरुत्वाकर्षण के अंतिम, मतलब गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के अंतिम शीर्षकों में से कुछ एक हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, मैं सोचता हूं, समझता हूं, मैं पहचानता हूं कि आप सभी ने पुराने सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ लिए होंगे, पुराने सारे टॉपिक डिटेल में समझ लिए होंगे, पुराने हर एक टॉपिक पर आपने अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया होगा। यदि हाँ तो अच्छी बात है, और यदि ना तो और भी अच्छी बात है। अब फिर से करो, ठीक है? अब कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, कॉन्सेप्ट की तैयारी करो। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। तो भाइयों और उन भाइयों की बहनों, मतलब मेरी भी बहनों, हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है? हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में गुरुत्वाकर्षण। क्या पढ़ने वाले हैं? गुरुत्वाकर्षण। क्या पढ़ने वाले हैं? गुरुत्वाकर्षण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। किसी भी पिंड पर एक बल लगता है, एक द्रव्यमान पिंड दूसरे द्रव्यमान पिंड पर एक बल लगाता है। जिस द्रव्यमान पिंड और दूसरे द्रव्यमान पिंड के मध्य लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। अगर मेरा वजन 120 किलो है तो चांद पर मेरा वजन कितना होगा? यदि मेरा जो शरीर है वो 12 न्यूटन का वेट रखता है, तो उस दोपहर द्वारा आरोपित वजन का मान। ये सारे क्वेश्चन हमने करे हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं, इन सभी के बारे में हमने सारी बातें डिटेल में पढ़ी हुई हैं, डिटेल में सीखी हुई हैं। पढ़ा है ना? याद होगा ना? याद होगा ना? अब अच्छा देखो, बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा शानदार सा चैप्टर है। आज 3 या 4 टॉपिक हैं। आज बहुत सारे टॉपिक नहीं है कि हम इतने सारे टॉपिक पढ़े, मुश्किल से 3 या 4 टॉपिक है, लेकिन उन 3-4 टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से बिल्ड करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, मजा आएगा। तो भाइयों और बहनों, हम शुरू करते हैं आज पढ़ने के वाले हैं उसकी शुरुआत के साथ। तो बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रणोद, प्रमोद नहीं, प्रणोद। हम क्या पढ़ेंगे? प्रणोद। प्रणोद क्या होता है? रुको जरा, सबर करो, सब बताया जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे दाब के बाद, दाब के बारे में, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्प्लावकता के बारे में। किसके बारे में? उत्प्लावकता के बारे में। उसके बाद पानी की सतह पर रखी वस्तु डूबती है या नहीं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार मैं फिर से बताता हूं, क्या? प्रणोद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? प्रणोद के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे दाब के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे उत्प्लावकता के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पानी की सतह पर रखी हुई वस्तु डूबती है या नहीं। मैं आपको आज एक कहानी भी सुनाऊंगा, आर्किमिडीज सर की एक कहानी है, उस कहानी से संबंधित बहुत सी बातें, उन सभी बातों को मैं आज बताऊंगा आपको। चलो भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। अब पहला सवाल कि भैया प्रणोद क्या है? अब भैया देखो, बड़ा सिंपल सा है। कभी आप लोगों ने घर बनते हुए देखा है? अरे जब आप घर बनते हुए देखते हो ना, जब आप घर, तो वहां पर कॉलम खड़े करते हैं, वो कॉलम सीधे क्यों खड़े करते हैं?
एक बात। दूसरा, पानी की बोतल होती है, पानी की बोतल होती है, पानी की बोतल को सीधा क्यों खड़ा करा जाता है? मतलब उसको लिटा के क्यों नहीं रखा जाता? अच्छा, दूसरा, अब आपको एक ही शब्द में प्रणोद खत्म कर दूं। प्रणोद एक प्रकार का बल है। प्रणोद क्या है? एक प्रकार का बल है। क्या है भैया? एक प्रकार का बल है। ये लो मेरा हाथ, ये मेरे दूसरे हाथ पर एक बल लगा रहा है। मेरा हाथ और इस दूसरे हाथ के मध्य क्या लग रहा है? एक बल। अब इस विचित्र से कॉन्सेप्ट को हम चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा, ये रही एक सतह, ये क्या रही बेटा? एक सतह। ये क्या रही बेटा? एक सतह। ये क्या रही बेटा? एक सतह। ठीक है, इस एक सतह पर क्या लग रहा है? इस एक सतह पर क्या लग रहा है? बल। इस एक सतह पर एक बल कुछ इस दिशा में लग रहा है, जिसका नाम रख दिया F1। एक बल कुछ इस दिशा में रख रहा है, जिसका नाम रख दिया मैंने F2। एक बल कुछ इस दिशा में लग रहा है, जिसका नाम मैंने रख दिया F3। एक बल कुछ ऐसा लग रहा है, जिसका नाम मैंने रख दिया F4। तो सर, अगर आपने बोला था ये बल है, प्रणोद एक प्रकार का बल है, तो क्या F1 भी प्रणोद है? क्या F2 भी प्रणोद है? क्या F3 भी प्रणोद है? क्या F4 भी प्रणोद है? मैं आपको बताऊं, रॉकेट को ऊपर भेजने के लिए, रॉकेट को ऊपर भेजने के लिए बल ही लगाना पड़ता है, और उस स्थिति में जो बल लगता है ना, उसे बोला जाता है प्रणोद। थ्रस्ट कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं, थ्रस्ट। ठीक है, तो बच्चा देखो, F1 F2 F3 F4, इन सभी में तो बल ही बल लग रहा है। बस अंतर क्या है? कुछ की दिशा ऐसी है, कुछ की दिशा ऐसी है, कुछ की दिशा ऐसी है, और कुछ की दिशा ऐसी है। तो क्या ये सभी प्रणोद हैं? तो मेरा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये सभी प्रणोद नहीं है। क्यों? अरे सर, आप ही तो बोले थे। सर, आप क्या क्या बोल रहे हो? आप भी तो बोले थे कि प्रणोद एक प्रकार का बल है। तो F1 F2 F3 F4 सभी तो एक प्रकार के बल हैं। तो प्रणोद कौन सा इनमें से? अब मैं आपको प्रणोद की परिभाषा बताऊं। देखो, ये मेरे पास मार्कर है, मैं इस मार्कर को हाथ पर S से लगा देता हूं। दिख रहा होगा, ब्लैक कलर का है, S से लगा देता हूं। तो ये बल लगा रहा है मेरे हाथ पर। क्या लगा रहा है? बल। ये सिर्फ बल कह रहा है, ये प्रणोद नहीं कह रहा। लेकिन यदि ये मार्कर खचाक से मेरे हाथ पर सीधा आएगा, कैसे? खचाक से मेरे हाथ पर सीधा आएगा। जैसे ही खचाक से मेरे हाथ पर सीधा आएगा ना बच्चा, तो देखो सतह के सापेक्ष कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर है। तो जब किसी सतह के लंबवता बल लगता है, क्या? तो भाइयों और बहनों, F1 F2 F3 F4 इन चारों में से चारों ही प्रणोद नहीं है। चारों ही प्रणोद नहीं है। चारों क्या है बच्चा? बल है। चारों के चारों क्या है बच्चा? बल है। तो सर, प्रणोद के बारे में और बातें बताओ। सर, हमें प्रेशर के बारे में और बातें सीखना है। तो बच्चा, ये रही एक सतह, देखिए आपको एक सतह। अब कैसे भी एक सतह मान लो बेटा, मैं तो सामान्य सा एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। तो इस सतह पर जब हम क्या लगा रहे हैं? बल। क्या लगा रहे हैं बच्चा? बल। अच्छा देखो, दो बल, एक बल ये भी लगा दिया। एक बल का नाम रख दिया भैया F1, एक बल का नाम रख दिया मैंने F2। तो बेटा यहां पर F1 और सतह के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। और F2 और सतह के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। तो यहां पर F1 प्रणोद कहलाएगा, F2 प्रणोद नहीं कहलाएगा। क्या बोला? F1 प्रणोद कहलाएगा, F2 प्रणोद नहीं कहलाएगा। अरे परिभाषा पढ़ो, परिभाषा क्या कहती है? वस्तु की सतह के लंबवता कार्य करने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है। अर्थात ऐसा बल जो सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसे कहते हैं क्या? प्रणोद। इसे कहा जाता है थ्रस्ट। अरे रॉकेट उड़ाना चाहते हो? दिवाली का रॉकेट आप लगाते हो? दिवाली का रॉकेट, अरे सभी ने करा होगा, दिवाली के रॉकेट को बोतल में रखते हैं, बोतल में रखने के बाद उसको जलाते हैं। अगर वो ऐसा होता है तो इधर की तरफ चला जाता है, अगर वो ऐसा होता है इधर की तरफ चला जाता है। तो हमें सबसे ऊपर पहुंचाने के लिए बोलते हैं हमारे बड़े कि भैया इसको सीधा रखो। अगर सीधा रखोगे ना तो जमीन पर वो लंबता बल लगाएगा, जिससे वो लंबा रास्ता ट्रैवल करेगा। सीधा सीधा बल मतलब लंबता बल लगा रहा है। अरे लंबता बल लगा रहा है अर्थात सतह पर क्या लगा रहा है? प्रणोद। अरे भाई हम खड़े हुए हैं जमीन पर, अरे हम खड़े हुए जमीन पर, हमारा वजन लंबता लग रहा है, तो वो लंबता क्या है? वो कहलाएगा प्रणोद। क्या कहलाएगा? प्रणोद। क्रिकेट मैच में जो गिल्लियां लगाते हैं, क्रिकेट मैच में जो स्टंप लगाते हैं, स्टंप लगाने के लिए ऐसे ठोकते हैं बैट से उल्टा, ठक 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 ठक। तो आप कैसे ठोकते हो? सीधा 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 सीधा, ताकि लंबता बल लगे। और जब लंबता बल लगे ना, तो इस स्थिति में वो बल क्या कहलाने लगता है? प्रणोद। अरे रॉकेट को आसमान में भेजना है आपको, रॉकेट को आसमान में भेजना है। रॉकेट को आसमान में भेजने के लिए आड़ा टेढ़ा फोर्स नहीं लगा सकते। आपको सतह से ऊपर पहुंचाना है ना, तो आपको वहां पर थ्रस्ट लगाना पड़ेगा। आपको वहां पर क्या लगाना पड़ेगा? मोमेंटम। देखो उदाहरण के साथ समझते हैं इसे, ठीक है? आपको क्या लगाना पड़ेगा? मोमेंटम। देखो
भैया मेरे पास एक रॉकेट है, ठीक है, चंद्रयान तो बना नहीं सकता मैं यहां पर, ठीक, तो ये मेरे पास एक रॉकेट है, ठीक, इस रॉकेट को उड़ाना है। मान लो आग की दिशा ये है, जो बल लगाएगा ये जमीन की तरफ, तो ये भाई साहब इस दिशा में बल लगा रहा है। अगर यदि इस दिशा में बल लगा रहा है तो रॉकेट यहां भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है, या दोनों गड़बड़ हो जाएगी। हमको तो जो हमारा रॉकेट है उस रॉकेट को कहां पहुंचाना, ऊपर, ऊपर वाला ऊपर नहीं, मतलब अंतरिक्ष में पहुंचाना है। अच्छा, हो सकता है इसको ऐसे लगा दिया जाए, अगर जो बल है वो इस दिशा में लग रहा हो तो रॉकेट फिर से यहां भी जा सकता है, फिर से यहां भी जा सकता है, तो हमारे साथ तो गड़बड़ हो गई ना। इस रॉकेट में बैठे हुए अंदर लोग झूला झूल रहे होंगे, डंग 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 डंग, तो झूला थोड़ी झुलाना, उन्हें कहां भेजना है, ऊपर, ऊपर वाला ऊपर नहीं, उन्हें आसमान में भेजना है। तो बच्चा हमें क्या लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सतह के लंबता बल। क्या लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सतह के लंबतः बल लगाना पड़ेगा। अरे इस लंबतः बल को ही तो प्रणोद कहा जाता है, इस लंबतः बल को ही तो प्रणोद कहा जाता है। कहा जाता है दीवार में कील ठोकिए, दीवार में कील लगाते हैं, कील लगाते हैं, कील को ऐसे पकड़ते हैं और देते हैं हथौड़ा, धड़ 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 धड़, तो दीवार और ये जो दीवार है और कील के बीच जो बल लगता है वो 90 डिग्री पर लगता है, और जब 90 डिग्री पर बल लगेगा तो उस बल का नाम रख दिया जाएगा थ्रस्ट। उस बल का नाम क्या रख दिया जाएगा बच्चे, थ्रस्ट, अर्थात प्रणोद। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल देके बताया। तो अगर मैं इसे साधारण शब्दों में कहता हूं, अगर मैं इसे सिंपल शब्दों में कहता हूं, तो वस्तु की सतह के लंबतः कार्य करने वालों, मतलब सतह से 90 डिग्री पर, सतह से कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर कार्य करने वाला बल, सतह से 90 डिग्री पर कार्य करने वाला बल, मतलब जिस सतह पर भी लग रहा है ना, उस सतह पर कितने डिग्री पर लगना चाहिए बच्चा, 90 डिग्री पर। उस सतह से कितने डिग्री पर लगना चाहिए, 90 डिग्री पर लगना चाहिए। तो सतह से 90 डिग्री पर कार्य करने वाला बल कहलाता है प्रणोद। ठीक है, ठीक है। अब एक उदाहरण देख लेते सर, रॉकेट का उदाहरण दे दिया, कील का उदाहरण दे दिया। आप लड़ाई करते हो दोस्तों से, लड़ना मत, लड़ना बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर लड़ाई हो जाती है तो आप दे मुक्के मारते हो। मारना मत, लड़ना अच्छी बात नहीं है, लड़ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूं। तो भैया जैसे आपने एक पंच मारा, जैसे आपने पंच मारा, देखो आपके दोस्त का जो चेहरा है, दोस्त के चेहरे और आपके हाथ के बीच कितने डिग्री का अंतर है, तो 90 डिग्री का। तो आपका बल इस सतह से लंबता हो गया, और बल जब सतह से लंबता हो जाता है तो उस बल को ही प्रणोद कहा जाता है, उस बल को ही प्रणोद कहा जाता है। यहां पर आपके न्यूटन साहब के सारे नियम एप्लीकेबल हैं। आप चाहते हो न्यूटन साहब का द्वितीय नियम, बढ़िया तरीके से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हो न्यूटन साहब का तृतीय नियम, बढ़िया तरीके से लगा दो। अगर आप चाहते हो न्यूटन साहब का प्रथम नियम, बढ़िया तरीके से लगा दो। अरे न्यूटन साहब के पहला, दूसरा और तीसरा नियम यूनिवर्सल है, हर जगह लगता है, हर जगह लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह लगता है। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, हर जगह आप उसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जहां पर आपको बल से संबंधित कुछ भी ज्ञान मिल रहा हो, अगर आपको बल से संबंधित कुछ भी जानकारी मिल रही हो, अगर आपको बल से संबंधित कुछ भी जानकारी बनाना हो, अगर आपको बल से संबंधित कोई भी मान निकालना हो, अगर आपको बल से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी सूत्र लगाना हो, तो न्यूटन सर के नियम है। तो क्या यहां पर न्यूटन सर के नियम लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। जब प्रणोद की बात आएगी तो न्यूटन के तृतीय नियम को भी फॉलो करेगा, मतलब अभिक्रिया बराबर माइनस प्रतिक्रिया। अब प्रणोद की बात आएगी तो न्यूटन साहब के दूसरे नियम का भी फॉलो करेगा, F = ma। तो आप उन सभी नियमों को बड़े प्यार से, बड़े सुकून से, बड़े अच्छे से लगा सकते हो। बस शर्त इतनी है कि प्रणोद एक प्रकार का बल है जो कि सतह से 90 डिग्री पर काम कर रहा है। सतह, मैंने आपको कितने सारे बल बनाकर दिखाए थे। जो बल सतह से 90 डिग्री पर होगा, मान लो ये रही सतह और इस सतह से लंबतः लग रहा, सतह के लंबतः लग रहा, सतह से बिल्कुल सीधा सीधा लग रहा, नो आए दाएं बाएं, सिर्फ सीधा सीधा आए, दैट बल इस प्रणोद कहलाए। ठीक है, ठीक है। चलो अब प्रणोद से बातें क्लियर है, तो आगे एक डायग्राम समझ लेते हैं। तो भैया ये देखो कुछ ऐसा है, ये हाथ है, मैं ज्यादा लगाऊंगा नहीं, मेरे हाथ के अंदर हो जाएगी। तो देखो बिल्कुल 90 डिग्री पर, देख रहा, बिल्कुल 90 डिग्री पर, बिल्कुल 90 डिग्री पर। तो मेरे हाथ को
मेरे हाथ को कुछ ना कुछ इंपैक्ट, कुछ ना कुछ बल का एहसास हो रहा है। बिल्कुल 90 डिग्री पर है, इसलिए इसे क्या कह रहा हूं बेटा, प्रणोद। आप ऐसा लगा रहे हो ना, ऐसा लगा रहे हो ना, नहीं ऐसा लगा रहे हो, नहीं ऐसा लगा रहे हो, नहीं। अब 90 डिग्री पर लग रहा है ना, तो इस बल का सबसे अधिक इंपैक्ट हो रहा है सतह पर, इस बल का सबसे अधिक इंपैक्ट हो रहा है सतह पर। तो प्रणोद के लिए देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, यहां पर कील कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। इस लकड़ी के गुटके से कील कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो ये कील इस जगह पर, अरे कील इस जगह पर क्या लगा रही है, कील इस जगह पर, इस लकड़ी के गुटके पर लगा रही है प्रणोद। लकड़ी के गुटके पर क्या लगा रही है बेटा, प्रणोद। अब अगले टॉपिक की तैयारी कर लूं जरा मैं, कि आगे क्या पढ़ाने वाला हूं। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बेटा प्रणोद के बारे में अगर सारी बातें क्लियर है तो अंगूठा दिखा देना या फिर लिख देना ऑल क्लियर, ठीक है। चलो उसके बाद हम पढ़ते हैं दाब। यार अब आपको देखो, आज मैं बल से संबंधित सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। अब आपको बल से संबंधित सारी बातें बताऊंगा। अब आपको बताऊं, दाब भी एक प्रकार का बल का मापन है। बढ़िया बात बोली, क्या बोला, दाब भी एक प्रकार का बल का मापन है। अब दाब को समझने के लिए मैं अपने हाथ में पेन लेकर बैठा हूं, ठीक है। बेटा देखो, आप ध्यान से देख लो इस पेन को, ठीक है। इस पेन में कोई कलाकारी नहीं है, ये इसकी निब है और ये इसका बैकवर्ड हिस्सा है। अब बेटा ये रहा एक पेन का एक हिस्सा। अब मैं दोनों तरफ से दबाऊं, मेरे को दर्द हो रहा है यार, मेरे अगर इसे दोनों तरफ से दबाऊं तो कौन से हिस्से पर बल का प्रभाव ज्यादा होगा, कौन से हिस्से पर बल का इंपैक्ट ज्यादा होगा, कौन से हिस्से पर दाब ज्यादा होगा, कौन से हिस्से पर मेरी उंगली ज्यादा अंदर जा रही होगी। तो आप बोलोगे सर ये वाले हिस्से पर, नुकीले हिस्से पर, क्योंकि ये जो है, ये जो पेन है मेरे हिस्से पर कुछ दबाव लगा रहा है, मेरे हाथ पर कुछ दबाव लगा रहा है। मेरे हाथ पर वो दबाव किसके कारण लगा रहा है, वो दबाव लगा रहा है लंबतः बल के कारण। और वो लंबतः बल क्या है, वो लंबतः बल क्या है, अरे वो लंबतः बल क्या है, वो लंबतः बल प्रणोद कहलाता है। क्या कहलाता है, आप लोग इसको करके देख सकते हो। एक पिन लो, पिन 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 या फिर कील लो, कील का एक हिस्सा बड़ा होता है, एक हिस्सा, और उसको हल्के से दबा कर देखो, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्के से प्रेस कर कर देखो। आप जब हल्के से प्रेस कर कर देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक हिस्सा हाथ के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। कहां जाने की कोशिश कर रहा है, हाथ के अंदर, और एक हिस्से का कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो जो हिस्सा हाथ के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, जो हिस्सा हाथ के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, उस पर बल का प्रभाव ज्यादा है। अच्छा, बल तो दोनों में बराबर है भाई, दोनों तरफ से आप बराबर, जितना इस उंगली से लगा रहे हो उतना इस उंगली से लगा रहे हो। अगर आप दोनों तरफ से बल लगा रहे हो तो दोनों तरफ से बल बराबर लगा रहे हो। अब बल जब बराबर लगा रहे हो तो ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण वो भाई साहब पेन हमारे हाथ में घुसने की कोशिश कर रही है। तो उससे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा दाब को। आपको क्या समझना पड़ेगा बच्चा, दाब को। अब दाब जो होता है ना बेटा, दाब जो होता है ना बेटा, किसी एकांक, मतलब ये सतह है ना, इस सतह के एकांक एरिया पर लगने वाला बल होता है। बच्चे देखो, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबता बल को उस पृष्ठ का पर दाब कहते हैं, अर्थात प्रेशर। दाब को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, प्रेशर। और इसका जो सूत्र होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम दूसरे शब्दों में लिख दें तो फोर्स यहां पर कौन सा वाला है बेटा, फोर्स यहां पर है प्रणोद। फोर्स यहां पर कौन सा वाला है, प्रणोद। और अपॉन में क्या है बच्चा, क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर आपको दाब के बारे में सीखना है, अगर आपको दाब के बारे में जानना है, अगर आपको दाब के बारे में पहचानना है, तो आपको एक बात तो याद रखना पड़ेगी, प्रणोद, और दूसरी बात आपको याद रखना पड़ेगी, क्षेत्रफल। अब अच्छा देखो, प्रेशर इज इक्वल टू प्रणोद एक प्रकार का क्या है, बल। तो फोर्स, और क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया, एरिया। तो प्रेशर का मतलब क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का मतलब क्या हो गया बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब बेटा देखो, अब यहां पर आपके उस सवाल का जवाब मिलता है, जो सवाल हम अभी 5 मिनट पहले छोड़कर आए हैं, और सवाल का जवाब अब आपको मिलता है कि भाइयों और बहनों, अगर हम दोनों पिंस को ऐसे दबाते हैं तो नुकीले हिस्से पर प्रभाव ज्यादा क्यों होता है। अच्छा, अगर आप बहुत तेजी में बढ़ाओगे, बहुत तेजी में बढ़ाओगे, बहुत तेजी में बल लगाओगे, अगर बहुत तेजी में बल लगाओगे तो दोनों तरफ इंपैक्ट होगा ही यार, दोनों तरफ। लेकिन ज्यादा इंपैक्ट कहां होगा, जिस तरफ से ये नुकीला है। कारण क्या है, कारण क्या है, कारण आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है कि यदि आप दाब का मान बढ़ाना चाहते हो ना, तो आपको किसका मान बढ़ाना पड़ेगा, बल का मान बढ़ाना पड़ेगा। किसका मान बढ़ाना पड़ेगा बच्चे, बल का मान।
यदि आप दाब का मान बढ़ाना चाहते हो तो आपको किसका मान बढ़ाना पड़ेगा? बल का मान। अरे आप और तेजी से दबाओ, ज्यादा तेजी से नहीं, लग जाएगी। अगर और तेजी से फोर्स लगाओ, अरे और तेजी से बल लगाओगे तो ये मेरे हाथ के आर पार निकल जाएगा, मतलब हाथ के आर पार निकल जाएगा, मतलब ये क्या होगा? दाब के मान को बढ़ा देगा। अच्छा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया, व्यस्त क्रमानुपाती है। यदि क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो प्रेशर का मान क्या होगा? कम होगा। अच्छा, यदि क्षेत्रफल का मान कम होगा तो प्रेशर का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या बात कर दी सर कुछ एग्जाम्पल। अरे तुम डॉक्टर के पास गए हो, जब इंजेक्शन लगता है तो रोते हो, मम्मी मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है, ऐसा करते हो? ऐसा कभी ना कभी करे होगे कि मम्मी मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है। लेकिन जब इंजेक्शन लगा देता है तो पता ही नहीं चलता कि इंजेक्शन लगा भी था या नहीं। क्यों? इंजेक्शन की जो नली होती है, इंजेक्शन की जो सिरिंज होती है, इंजेक्शन की जो सुई होती है, उस सुई को इतना पतला क्यों रखा जाता है? अरे इतना मोटा इंजेक्शन लगवाओगे तो हाथ के आर पार कैसे जाएगा? हाथ के आर पार कैसे जाएगा? सोचो भी तो। एक तो लॉजिक है, दूसरा इतनी पतली सुई क्यों होती है? इतनी पतली सुई होने का सिंपल सा कारण है, अरे आपकी आंखों के सामने लिखा है, जैसे जैसे आप एरिया का मान कम करोगे, आप उस इंजेक्शन की अनुप्रस्थ काट का मान कम करोगे, क्षेत्रफल का दाब का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अर्थात आप पतली सिरिंज लगाते हो ना, तो वो पतली सिरिंज क्या करती है? पतली सिरिंज ज्यादा दाब आरोपित करती है, जिसकी वजह से हमें दर्द का एहसास कम होता है और वो हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। एक चीज बड़ा अच्छा एग्जांपल है, अब कभी इंजेक्शन लगे तो रोना मत, लगता है डर है, वो तो कुछ नहीं होता। इंजेक्शन आराम से लगवा लेना, बढ़िया तरीके से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर हमने क्या लगाई है? फिजिक्स। अरे वो डॉक्टर जिसके पास जाओगे, अधिकतर चीजें उसके पास फिजिक्स के नियम पर काम करने वाली होती है। जितनी मशीनें जिनसे वो एक्सरे करता है, बीपी नापने वाली जो मशीन होती है, बुखार नापने वाली जो मशीन होती है, उसके अलावा इंजेक्शन, उसके अलावा गले में टांग के घूमता है, जिससे आपके दिल में किसके नाम की धुन बज रही है वो सुनता है। वो सारी की सारी बातें कहां से आती हैं? वो सारे के सारे ज्ञान कहां से आते हैं? वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट क्या उस डॉक्टर ने बनाए? नहीं, किसी ना किसी इंजीनियर ने बनाया। तो वहां पर इंजीनियर ने बनाया, मतलब फिजिक्स के लॉ का पूरी तरह से उपयोग करा है, फिजिक्स के लॉ का पूरी तरह से उपयोग किया गया है वहां पर। ठीक है, तो जब इंजेक्शन बनाया जा रहा था तो उसकी सिरिंज को पतला क्यों रखा? उसकी सिरिंज को पतला रखने का कारण क्या है? एरिया कम होगा तो प्रेशर का मान बढ़ेगा, और सतह पर जब प्रेशर का मान बढ़ेगा तो ये आराम से अंदर पहुंच सकती है। कील, अरे कील का एक हिस्सा होता है बड़ा, आपने कील देखी होगी, एक हिस्सा उसका फैला हुआ होता है और एक हिस्सा उसका पतला हुआ होता है। आपको इस दीवार पर कील ठोकना है, तो आप नुकीला हिस्सा रखोगे इसके पास या फिर मोटा वाला हिस्सा रखोगे इसके पास? आप सिंपल सी बात है, आप बोलोगे नुकीला हिस्सा रखोगे। नुकीला हिस्सा क्यों रखेंगे? अरे नुकीला हिस्सा रखेंगे मतलब एरिया का मान कम हो गया, एरिया का मान कम हो गया तो दाब का मान क्या हो गया? बढ़ गया। ये कील आराम से इस दीवार के अंदर पहुंच जाएगी। बड़ा साधारण सा कॉन्सेप्ट था, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था। आप किसी फ्रेंड को ऐसे पंच मारते हो, मतलब मस्ती मजाक वाला, आप किसी फ्रेंड को ऐसे चमाट मार देते हो, इतना दर्द नहीं होता। लेकिन अगर आप पेन की छोटी सी निब भी चिबा देते हो ना, तो उतना ज्यादा दर्द होता। क्यों? ऐसा क्यों? अरे ऐसा काहे? अरे ऐसा क्यों? अरे आपकी आंखों के सामने है सबूत, आपकी आंखों के सामने। आप उस पर जो बल लगा रहे हो उसके एरिया का मान कम है, और यदि एरिया का मान कम है तो दाब का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, ठीक है। अब अच्छा, किसी भी सतह पर अभिलंबता लगने वाले बल एकांक क्षेत्रफल पर या फिर उसके क्षेत्रफल के सापेक्ष जो बल लगता है, उस बल को क्या कहा जाता है? प्रेशर। वो वाला प्रेशर नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है। प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर नहीं। क्या आप सोच रहे हो सर बहुत प्रेशर है, पढ़ाई का बहुत दबाव है? अरे आप कभी सोचो हम प्रेशर का वर्ड का उपयोग क्यों करते हैं? हम उस दबाव का उपयोग क्यों करते हैं? हमारी नसों में भी खून, हमारी नसों में भी लहू दौड़ रहा है, और वो लहू भी तो हमारी जो वाहिनी है, जो नसें हैं, जो हमारी क्या कहते हैं उसे, भाई बायोलॉजी वाले सर से पूछना, हमारी नसों में से जो रक्त बह रहा है, वो रक्त भी तो किसी ना किसी प्रकार से उन रक्त पर दाब बना रहा है। अरे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर नाम तो सुना ही होगा। अब हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर होता है, वो भी एक तरह का प्रेशर है, वो भी एक तरह का दाब है।
वो भी एक तरह का क्या है, दाब है। इसीलिए तो आप वहां पर दाब वर्ड का उपयोग करते हो। अरे तुमको दाब के बारे में पढ़ना है, दो बातें याद रख लेना, फोर्स और एरिया, बल और क्षेत्रफल। अब भाई ये जो दाब है ना, ये दाब एक प्रकार की भौतिक मात्रा है। ये जो दाब है ना बेटा, एक प्रकार की कैसी मात्रा है, भौतिक मात्रा। और हर वो चीज, हर वो वस्तु, मतलब वस्तु मतलब हर वो मात्रा जिसे आप नाप सकते हो, वो कहलाती है भौतिक मात्रा। क्या कहलाती है बच्चा, भौतिक मात्रा। यदि भौतिक मात्रा है तो भौतिक मात्रा, जैसे वजन, वजन को नापते हो किलोग्राम में, लंबाई मीटर में नापते हो, समय सेकंड में नापते हो, और उसके बाद विद्युत धारा एम्पियर में नापते हो, पदार्थ की मात्रा मोल में नापते हो, तीव्रता को, जो प्रकाश की तीव्रता होती है, कैंडेला में नापते हो। उसी तरह से क्या, दाब को भी नापा जा सकता है। सूत्र है तो नापा जा सकता है। अरे बल का मान होगा, एरिया का मान होगा, रखोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो जब सूत्र है, इसका कुछ ना कुछ परिमाण है, तो इसकी कुछ ना कुछ इकाई भी होगी। तो आज मैं पहले उसकी इकाई के बारे में बताऊंगा, बड़ा साधारण सा यार। बल, बल, बल का मात्रक क्या हो गया बेटा, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अपॉन में एरिया, अपॉन में एरिया, एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहां पर मात्रक क्या आ गया बेटा, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। क्या आ गया बच्चे, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। इसके अलावा बेटा देखो, इसके अलावा दाब की कई और यूनिट भी होती हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायुमंडल होता है ना, वायुमंडल भी हमारे ऊपर 1,00,000, मैं अभी सिर्फ नाम ले रहा हूं, 1,00,000 के अमाउंट का दाब लगा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं उसके बारे में। अब दाब, प्रेशर कुकर के अंदर भी तो प्रेशर बनता है। उसको प्रेशर कुकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर रखे पानी से वो प्रेशर के अमाउंट को बढ़ा देता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर भी तो प्रेशर बनता है। आगे देखो बेटा, दाब क्या होता है, दाब क्या होता है, किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के परिमाण को, लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। दाब का सूत्र होता है P=F/A। F मतलब न्यूटन और M मतलब मीटर स्क्वायर। इसके अलावा दाब के और भी मात्रक होते हैं। उदाहरण के लिए एक पास्कल नाम के वैज्ञानिक थे, ठीक है, एक पास्कल नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने दाब से संबंधित बहुत सारी परिभाषा दी, दाब से संबंधित बहुत सारे ज्ञान की बातें करी। तो वहां पर उनके नाम पर दाब का मात्रक पड़ गया। तो दाब का एक मात्रक क्या होता है, पास्कल। अच्छा, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं। इसके अलावा वातावरण में भी कुछ ना कुछ दाब होता है। ये वातावरण में, अब आप फील करो, 1 मिनट के लिए फील करो कि यदि 1 मिनट के लिए फील करो कि ये रही हमारी पृथ्वी, ठीक, पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारी गैसेज हैं, ये सारी की सारी गैसेज हैं, तो इनके पास वजन तो होगा, इनके पास वजन तो होगा। ये वजन कहां जाएगा, ये वजन भाई, इस दुनिया में हर एक वस्तु किसी ना किसी द्रव्यमान से मिलकर बनी है, किसी ना किसी द्रव्य से मिलकर बनी है। तो गैसेस क्यों अधूरी रह जाएं, गैसेस भी तो किसी ना किसी द्रव्य से मिलकर बनी होंगी। तो ये गैसेस केंद्र की तरफ बल लगा रही हैं, तो ये गैसेस केंद्र की तरफ एक बल लगा रही हैं। ये गैसेस कहां की तरफ एक बल लगा रही हैं, पृथ्वी के केंद्र की तरफ। अब पृथ्वी के केंद्र तक तो पहुंच नहीं सकते, पृथ्वी के केंद्र की तरफ तो पहुंच नहीं सकते। तो ये पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर ही कुछ लंबतः बल आरोपित कर देती है सतह के सापेक्ष, और इसे ही कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे ही क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मान 1,00,000 पास्कल होता है, लेकिन हमारा शरीर इसका आदी हो चुका है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे आसपास 1,00,000 पास्कल का बल लग रहा है, 1,00,000 पास्कल का प्रेशर लग रहा है, लेकिन हमारे शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने का ATM भी मात्रक होता है। इसके अलावा टॉर भी, टॉरोसली नाम के वैज्ञानिक थे, हम उसके बारे में वक्त आने पर बात करेंगे। तो टॉर भी एक प्रेशर का मात्रक होता है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा मान्यता देना है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा वैल्यू देना है पास्कल पर। किस पर देना बेटा, पास्कल पर, ठीक है। तो 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ये क्या है, दाब का मात्रक। इसी के अलावा पास्कल भी दाब का मात्रक होता है। 11th क्लास में होते ना तो मैं आपको सारी बातें बताता। अच्छा देखो, ये दाब से संबंधित कुछ ना कुछ बातें तो हैं, दाब से संबंधित कुछ ना कुछ बातें तो हैं, लेकिन आपको इतनी डेप्थ में नहीं जाना है। बस आपकी खुशकिस्मती भी कह सकते हैं, आपकी बदकिस्मती भी कह सकते हैं कि ये दाब से संबंधित बातें जो हैं वो एक बेसिक तौर पर क्लास 9th में दी गई हैं। अरे 11th क्लास में पढ़ोगे आप, 11th क्लास में डिटेल में सारी बातें बताई गई होंगी। तो 11th क्लास में जब आप पढ़ोगे ना, तो दाब और थ्रस्ट और प्रणोद, ये डिटेल में दाब के सभी मात्रकों के बारे में, दाब ATM क्या होता है, टॉर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एग्जैक्ट मान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलग अलग मात्रकों में मान, ये सारी बातें आप पढ़ोगे वहां पर वक्त आने पर।
ठीक है। तो भाइयों और बहनों, दाब का एक और मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है बच्चे? तो एक पास्कल वो दाब के उस मान को कहते हैं जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा हो और उस वस्तु का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। बढ़िया बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब दाब के कुछ उदाहरण दिए गए। आपने इंजेक्शन से अब डर नहीं लगना है, आपने इंजेक्शन से अब डर नहीं लगना है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको बोलेगा इंजेक्शन लग रहा है रे बाबा, डरो। डरने की कोई बात नहीं। आप बोल देना फिजिक्स मैंने भी पढ़ी है, आप बता देना फिजिक्स मैंने भी पढ़ी है। आपने सिरिंज को पतला बनाया है, आपने सिरिंज को बिल्कुल पतला बनाया है, और जब पतली सिरिंज आएगी तो दाब का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मान कम है और दाब का मान बढ़ जाएगा, तो आपको पता भी नहीं लगेगा आप कितने अच्छे से इंजेक्शन को लगवा लोगे। ठीक है। अब डरना मत इंजेक्शन से, डरना मत, आराम से जाना। देखो भाई, ये लार्ज एरिया, अगर आपको इंजेक्शन उल्टा लगा दे डॉक्टर तो कितना दर्द होगा ना। लेकिन भाई साहब बिल्कुल नोक से लगाता है वो। क्यों लगाता है? कारण क्या है? ताकि दाब के मान को मेंटेन। अच्छा, दाब से संबंधित एक ऐसा एग्जांपल है जो हम रेगुलर यूज करते हैं। दाब से संबंधित एक ऐसा एग्जांपल है जो हम रेगुलर यूज करते हैं, और उस एग्जांपल को कहते हैं नाइफ, उस एग्जांपल को कहते हैं छुरी। आप देखना बेटा, आपकी जो छुरी होती है, वो जो नाइफ होती है ना, उसके ऊपर वाले हिस्से को हमेशा नुकीला रखा जाता है, ऐसा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है बेटा? आपको इसका आंसर पता है, क्योंकि P = क्या होता है? F/A। ठीक है। अगर एरिया का मान कम होगा तो P का मान ज्यादा हो जाएगा। आप अगर सेब वगैरह को काटते हो, तो सेब वगैरह या फिर किसी भी प्रकार के फल को काटते हो या किसी भी प्रकार की सब्जी को काटते हो, तो पहले नुकीले हिस्से को अंदर डालते हो। और नुकीले हिस्से को अंदर क्यों डालते हैं? ताकि नुकीले हिस्से को जब हम अंदर करते हैं तो एरिया का मान कम, तो दाब का मान ज्यादा, और हमारी फल सब्जियां ज्यादा आसानी से क्या हो जाए? ज्यादा आसानी से कट जाए। अच्छा, बस्ता, स्कूल बैग देखा है? स्कूल बैग की जो पट्टियां हैं वो मोटी क्यों रखी जाती हैं? आपने कंधे पर स्कूल बैग टांगा ही होगा, स्कूल बैग की पट्टियां मोटी क्यों रखी जाती हैं? बड़ा आसान सा जवाब है। आप इसका जवाब सोच रहे हो ना, कि अगर आप पतली पट्टी रख दोगे, तो पतली पट्टी रख दोगे तो एरिया का मान कम हो गया, मतलब प्रेशर का मान बढ़ जाएगा। लेकिन मोटी पट्टी रखोगे, जब आप पट्टी को अगर जो पतली रखोगे तो ये आपके शरीर में गड़ेगी, आपके शरीर को दर्द दे सकती है। और अगर ये आपके शरीर को दर्द देगी तो इस स्थिति में एरिया का मान कम है, और आप अगर एरिया का मान बढ़ा दो, एरिया का मान क्या कर दो? बढ़ा दो। मतलब ये जो बैग की जो शोल्डर के स्ट्रिप है, जो शोल्डर की पट्टी है, उसको थोड़ा सा चौड़ा कर दो। और अगर जैसे आप चौड़ा कर देते हो ना ऐसे, तो इस स्थिति में इसके द्वारा लगने वाले बल को, इसके द्वारा लगने वाले प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमें तकलीफ कम होगी। ये सारे के सारे दाब से संबंधित प्रेशर हैं, ये सारे के सारे नहीं, दाब से संबंधित एग्जाम्पल है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में दाब का उपयोग कहां कहां करते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं। अब आपको सोचने पर मजबूर किया। आप किसी गद्दे पर लेट जाते हो, आप किसी गद्दे पर लेट जाते हो, फिर उठ जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप किसी गद्दे पर खड़े हो जाते हो और उस जगह से हटते हो ना, तो आप देखना जिस जगह पर आप खड़े हुए थे ना, वहां का जो गद्दा या फिर दरी है, वो थोड़ी देर के लिए अंदर दब जाता है। थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है बेटा? अंदर दब। हाँ, बाद में वो सही हो जाएगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है, बाद में वो सही हो जाएगा। अब लेट गए तो इतना फर्क नहीं पड़ा, अरे खड़े हो गए तो हमारे क्षेत्रफल का मान कम हो गया, और लेटे थे तो क्षेत्रफल इतना बड़ा था, जब खड़े हो गए तो क्षेत्रफल का मान इतना सा हो गया। जब क्षेत्रफल का मान इतना सा कम हो गया, मतलब दबाव, दाब का मान बढ़ गया, और दाब का मान बढ़ गया तो गद्दा ज्यादा अंदर दबेगा। ठीक है। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जीते हैं इनके बारे में, प्रैक्टिकल लाइफ में समझते हैं इनके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आई होप आपको दाब, दबाव, दाब से संबंधित, प्रेशर से संबंधित एक एक बात समझ आई होगी। यदि कोई भी बात का डाउट हो तो मुझे क्या कमेंट करोगे आप लोग? आई विल रिप्लाई देयर। ठीक है। चलो, अब तरलों में दाब। भैया मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखो, मैं पानी की बोतल के स्ट्रिप हटा दूं, क्योंकि इसे इस प्लेटफॉर्म पर दिखाना सही नहीं है, हम किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं। बच्चा देखो, ये पानी की बोतल है, कितना शांत पानी दिख रहा है ना, कितना शांत पानी दिख रहा है ना। हम इसको महसूस कर पा रहे हैं कि पानी कितना शांत है, कितना आराम से पानी, इसको देखते रहो, कितना अच्छा लगेगा हमें देखते देखते। लेकिन वास्तविकता में ये शांत नहीं है। मेरे पास एक और बॉटल है, मेरी हरी बॉटल बहुत फेमस है, मैं उसको भी लेकर आता हूं, उसको भी दिखाता हूं। ठीक है, ये देखो, फ्रिज से निकाल कर लाया हूं उसे। तो इस बॉटल में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, कितना शांत पानी लग रहा है ना, कितना शांत लग रहा है पानी, हमें इसको देखकर कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन
ये जो शांति है ना, तूफान के आने के पहले का सन्नाटा है। ये जो शांति है ना, ये एक्चुअल में शांत नहीं है, एक्चुअल में शांत नहीं है। अरे पानी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, द्रव्य के अंदर, द्रव्य द्रव्य द्रव्य। अच्छा पहले तो ये बात कर लो तरल क्या होता है, पहले तो एक बात कर लेते हैं अपन, तरल क्या होता है, ठीक है। तरल, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तरल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गैस पहला क्या होता है बेटा, गैस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, लिक्विड, ठीक है। लिक्विड आप जानते हो एक होता है गैस और दूसरा क्या होता है बच्चा, लिक्विड। एक होता है गैस और दूसरा क्या होता है बेटा, लिक्विड। ये सभी के सभी तरल कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं, आज मैं इनके बारे में बताता हूं। अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं फ्लूइड्स, ठीक है। अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं फ्लूइड्स। क्यों ये फ्लूइड्स कहे जाते हैं, क्यों ये तरल कहे जाते हैं, इनके बारे में आज हम बातें करते हैं। तो बच्चा हमने अभी एक पानी की बोतल देखी, ये रही पानी की बोतल। जब हमने इसकी पानी की बोतल को देखा तो पानी कितना शांत दिख रहा है, कितना आराम से दिख रहा है, लेकिन ये शांत नहीं है। इसके अंदर के जो अणु है ना, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं। इसके अंदर गृह युद्ध चला हुआ, इसके अंदर लड़ाई चल रही है, इसके अंदर इतनी ज्यादा भागा दौड़ी चल रही है इस पानी के अंदर। लेकिन हम तो देख रहे हैं बड़ा ठंडा ठंडा पानी, बड़ा प्यारा प्यारा पानी, बड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है। लेकिन वास्तविकता में वो जो पानी है ना, वो पानी अपने ही अंदर के जो लोग हैं उन लोगों से कंटिन्यू लड़ा जा रहा है। कंटिन्यू वो एक दूसरे से लड़ा जा रहा है। अर्थात जो पानी शांत आपको दिख रहा है वो पानी शांत नहीं है, उसके अंदर एक अलग ही गृह युद्ध लगा हुआ, उसके अंदर अलग ही एक गृह युद्ध लगा हुआ, उसके अंदर अलग ही एक लड़ाई चल रही है, जिसके कारण शांत पानी कभी शांत नहीं होता। अब देखो अपन समझते हैं तरल में दाब से संबंधित कुछ बातें। अब बेटा मैं मानता हूं मेरे पास एक वेसल है, मेरे पास एक बर्तन है, मेरे पास एक बर्तन है। बर्तन आप जानते हो जो भी किसी भी वस्तु को रखने के काम आता है। इस बर्तन के अंदर मैंने तरल भरा, तरल या फिर गैस भर दूं या फिर लिक्विड भर दूं, दोनों स्थिति में ये कंडीशन वैलिड होगी। तो मैं लिक्विड के साथ मतलब पानी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूं। मैंने जैसे जैसे पानी भरा तो मैं पानी पानी हो गया, ठीक है। जैसे ही मैंने पानी भरा तो पानी बड़े आराम से मुझे रुका हुआ दिखा, पानी रुक गया, थम गया। पर यह सच नहीं है, पानी थमा हुआ नहीं है, पानी रुका हुआ नहीं है, पानी ठहरा हुआ नहीं है, बस ये हमारी आंखों का धोखा है। इस पानी के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है कंटिन्यू एक दूसरे की तरफ भागे जा रहा है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को मार रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल पहले मॉलिक्यूल को मार रहा है, अर्थात एक दूसरे के बीच में जो लड़ाई है कंटिन्यू चलती जा रही है, जिसके कारण अरे मॉलिक्यूल चल रहा है ना यार, इसके अंदर पानी के जो अणु है वो अणु भाग रहे हैं ना यार, अणु भाग रहे हैं। तो ये अणु भागते भागते, इस अणु भागते भागते इस द्रव्य की सतह से भी टकराएंगे। अरे इस द्रव्य की सतह से टकराएंगे तो इस द्रव्य की सतह पर कुछ ना कुछ बल आरोपित करेंगे। क्या आरोपित करेंगे? बल। अच्छा उसके बाद ये यहां भी टकराएंगे, 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 ये यहां भी टकराएंगे। इसके अलावा ये जो अणु है ये ऊपर भी टकराएंगे, ये ऊपर भी टकराएंगे, ये ऊपर भी टकराएंगे। अर्थात 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 किसी भी बर्तन के अंदर यदि मैं किसी तरल को भर देता हूं तो अगर वो साम्यावस्था में, अगर वो ठंडा ठंडा मतलब रुका हुआ थमा हुआ है, इसका मतलब वो थमा हुआ नहीं है। उसके अंदर के जो अणु है, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यू गति में होते हैं, जिस गति के कारण ये सतह पर कुछ ना कुछ बल आरोपित करते हैं। फील नहीं आया? फील नहीं आया? आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। एक पानी की बोतल लेना, उस पानी की बोतल को भर देना पूरा पानी से और रख देना, थोड़ी देर रख दोगे पानी थम जाएगा। अब आप क्या करना, एक पेन की सहायता से यहां पर एक छोटा सा छेद कर देना। आप पेन की सहायता से एक छोटा सा छेद करोगे ना, जैसे ही अगर आप यहां पर एक छोटा सा छेद करते हो, जैसे ही आप यहां पर एक छोटा सा छेद करते हो ना बेटा, जैसे आप यहां पर छोटा सा छेद करते हो ना, तो पानी क्या होगा? पानी कंटिन्यू फ्लो होने लगेगा नीचे की तरफ, पानी कंटिन्यू फ्लो होने लगेगा नीचे की तरफ। ऐसा होगा ना? ऐसा जरूर होगा, पानी कंटिन्यू नीचे की तरफ फ्लो होने लगेगा। अरे यही तो सबूत है, अरे यही तो गवाह है, अरे यही तो सत्य है कि पानी की सतह, पानी जो है इस बर्तन की सतह पर एक बल आरोपित कर रही थी, जिस बल के कारण यह पानी कहां आ गया? नीचे। जिस बल के कारण यह पानी कहां गया बेटा? नीचे। अगर यह बल अगर नहीं होता तो पानी नीचे भी नहीं आता, पानी बढ़िया अंदर आराम फरमा रहा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप इस जगह पर होल कर दोगे तो यहां से पानी आने लगा। अर्थात
पानी या फिर तरल इस बर्तन के हर एक बिंदु पर एक बल आरोपित कर रहा है, एक दाब आरोपित कर रहा है, और इससे ही कहा जाता है तरल में दाब। तरल जिसके अंदर के मॉलिक्यूल कभी आराम नहीं करते उसे कहते हैं तरल। अरे गैसेस में भागदौड़ होती रहती है, गैसेस में लड़ाई होती रहती है, गैसेस में मॉलिक्यूल्स इतने सारे होते हैं, वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से फैलने की कोशिश करते हैं। अरे यार ज्यादा दूर मत जाओ। प्रेशर कुकर में आपने पानी गर्म करा है, अच्छा प्रेशर कुकर क्या किसी भी बर्तन में आपने पानी गर्म करा है, वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास और ऊर्जा आ जाती है, वो फैलने लगते हैं, और फैल के किस में परिवर्तित हो जाते हैं? गैस में। और गैस में परिवर्तित होने के बाद वो कोई इधर भाग जाता है, कोई उधर भाग जाता है, कोई उधर भाग जाता है, कोई इधर भाग जाता है। फील आया कि नहीं आया? ठीक है, तो तरल वो होते हैं जिसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो अपने आप को फैलाने की कोशिश करता है, जिसमें बहने का गुण होता है, वो राखी वाली बहने का नहीं, जिसमें फ्लो करने का गुण होता है। जैसे आप पानी को फेंकोगे, पानी फ्लो होता हुआ आएगा, कुछ देर बाद इतना ज्यादा फैल जाएगा कि वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। तो तरल में दाब, तरल के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स कभी भी आराम नहीं फरमाते, वो हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे की तरफ भागते रहते हैं, जिसके कारण ये सतह पर एक ना एक बल आरोपित करते हैं, और इस बल को ही कहा जाता है तरल में दाब। अच्छा, इससे संबंधित आप आने वाले टाइम में 11वीं क्लास में पास्कल का नियम पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? पास्कल का नियम। पास्कल का नियम अभी थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, डेप्थ में तो नहीं बढ़ाऊंगा। अब पास्कल के नियम के अनुसार, पहले मैंने बना दिया एक वेसल। मैंने कहा था ना आपकी खुशनसीबी भी है और आपकी बदनसीबी भी है कि आपको बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ना है। अब पास्कल के नियम के अनुसार बेटा देखो, पास्कल के नियम के अनुसार, ठीक है, मान लो इस वेसल की ये एक ऊंचाई पर एक बिंदु है जिसका नाम रखा ए, एक बिंदु है जिसका नाम रखा बी, एक बिंदु है जिसका नाम रखा सी, एक बिंदु है जिसका नाम डी। तो पास्कल चाचा के अनुसार पास्कल चाचा क्या कहेगा? पास्कल चाचा कहेगा कि जो प्रेशर होगा ना ए पर, वो बराबर होगा प्रेशर बी पर, वो बराबर होगा प्रेशर सी पर, और वो बराबर होगा प्रेशर डी पर। तो मतलब यदि एक समान ऊंचाई की बात करी जाए, मैं साधारण शब्दों में सच बता रहा हूं, कारण क्या है कि ये आपके सिलेबस का मेन पार्ट नहीं है, सिर्फ आपको ज्ञान के लिए सीखना है। अगर एक समान ऊंचाई की बात की जाए तो एक समान ऊंचाई पर यदि द्रव्य साम्यावस्था में, पानी हिलडुल नहीं रहा है, पानी साम्यावस्था में है, तो उसकी समान ऊंचाई के हर एक बिंदु के क्षेत्रफल पर दाब का मान बराबर होगा। जो पानी, जो लिक्विड, जो तरल दबाव लगा रहे ना, इस पूरी ऊंचाई पर प्रत्येक बिंदु पर बराबर लगा रहा होगा। भाई 2D डायग्राम है, यहां पर 2D डायग्राम है तो लिमिटेड ही बता सकता हूं मैं, 3D डायग्राम अभी है नहीं इसका, नहीं तो आपको 3D डायग्राम के साथ ये सारी बातें बताता। तो ए बी सी डी इन चारों बिंदु पर दाब का मान बराबर होगा। अच्छा देखो यार, सर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, दाब का मान बराबर होगा। अब हम बात करते हैं, एक बिंदु ले लिया x, ठीक है, एक बिंदु ले लिया y, एक बिंदु ले लिया z। अब x y और z कहां पर दाब का मान ज्यादा होगा? अरे एक बराबर ऊंचाई पर, एक बराबर क्षेत्रफल पर, एक ऊंचाई के समान क्षेत्रफल पर दाब का मान बराबर था। तो यदि x, y और z इन तीनों पर दाब का मान निकालोगे तो यहां पर दाब का मान ज्यादा कहां होगा? तो मेरे बच्चों, मेरे प्याले बच्चों, z पर दाब का मान ज्यादा होगा, उससे कम दाब का मान y पर होगा, और सबसे कम दाब का मान x पर होगा। ये मैं बात कर रहा हूं यहां पर प्रेशर की, ठीक है, किसकी? प्रेशर की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है, दाब की बात। अब बेटा देखो ऐसा क्यों? अरे बिंदु Z को देखो, ये Z वाला जो बिंदु है, Z वाला बिंदु ऊपर के सारे भार को अपने ऊपर लेकर चला है। अरे आप बहुत सारे दोस्त, आपके ऊपर एक दोस्त, आपके और ऊपर एक दोस्त, आपके और ऊपर एक दोस्त। अरे मटकी फोड़ देखा है? मटकी फोड़ में नीचे वाले जो लोग होते हैं ना, वो नीचे वाले लोग ऊपर के सभी लोगों का वजन उठा रहे होते हैं। उसी तरह से ये जो Z बिंदु वाला क्षेत्र है ना, ये Z वाला जो क्षेत्र है, ये ऊपर के सभी लोगों का वजन अपने ऊपर झेल रहा है। अब ये ऊपर के सभी लोगों का वजन अपने ऊपर झेल रहा है, अर्थात ये कितना काम कर रहा होगा ना, ये कितना काम कर रहा होगा ये Z। अरे अपना खुद का वजन तो है ही, इसके अलावा ऊपर के जितना भी पानी है, ऊपर का जितना भी तरल है, उस सारे तरल का वजन अपने ऊपर झेल रहा होगा। और यदि ये तरल का वजन अपने ऊपर झेल रहा है,
यदि ये तरल का अपने ऊपर पूरा प्रभाव बल झेल रहा है तो यार बड़ा साधारण सा है कि Z पर दाब का मान, प्रेशर का मान क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। बोलो चमका, बोलो आया या नहीं आज तरल में दाब। हम इतना अच्छा पढ़कर जाएंगे कि शायद आपको दोबारा पढ़ना भी ना पड़े। ठीक है बच्चा, तो तरल जिस बर्तन में रखा है, तरल जिस बर्तन में रखा है उस बर्तन के प्रत्येक बिंदु पर दाब आरोपित करता है, प्रत्येक बिंदु पर एक बल आरोपित करता है जो सतह के लंबता होता है ना। और सतह के लंबता होता है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो दाब एक आरोपित करता है उसे बोला जाता है तरल दाब। ठीक है, अब इससे संबंधित एक बात मैं लिख कर लाया हूं कि किसी द्रव्य के भीतर एक ही क्षेत्रफल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है, सभी बिंदु। अच्छा, दाब का कारण क्या है, इस प्रेशर का कारण क्या है? अरे इस प्रेशर का कारण है इसके अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो अणु हैं वो शांत नहीं है। हमें शांत दिख रहे हैं लेकिन उनके अंदर गृह युद्ध चल रहा है, उनके अंदर एक अजीब ही लड़ाई चल रही है, जिस लड़ाई के कारण वो एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं से शुरुआत होती है तरल में दाब की। ठीक है भैया, आया फील, आया कि नहीं आया, फील आया कि नहीं आया, फटाफट बता दो। अगर आ गया तो लिख डालना चमक गया सर, आ गया तो लिख डालना चमक गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब उत्प्लावकता, अब उत्प्लावकता अंग्रेजी में से कहते हैं बायोएंसी। क्या बोलते हैं? बायोएंसी, बायोएंसी। ठीक है, स्पेलिंग तो मैं आज तक नहीं पढ़ पाया, मैं बूढ़ा हो गया। ये बायोएंसी है, बायोएंसी है, बीओएनसी है, क्या है? मैं बूढ़ा हो गया बेटा ये चीज सीखते सीखते, ये चीज समझते समझते, लेकिन आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई कि बेसिकली है क्या। बायोएंसी है, बायोएंसी है, ये क्या है? मजाक कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे उत्प्लावकता के बारे में। हम पढ़ेंगे किसके बारे में? उत्प्लावकता के बारे में। बड़ा साधारण सा कॉन्सेप्ट है। देखो आपकी 9th क्लास में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है, आपकी 9th क्लास में सिर्फ क्या इसका इंट्रोडक्शन। तो बेटा प्याले बच्चे, मेरे पास एक बर्तन है, मेरे पास एक बर्तन है, इस बर्तन में नीला नीला पानी भरा हुआ है, इस बर्तन में नीला नीला पानी भरा हुआ है, इस बर्तन में नीला नीला पानी भरा हुआ है। मेरे पास दो पत्थर हैं, मेरे पास दो पत्थर हैं, एक पत्थर को मैं हवा में छोड़ दूं, एक पत्थर को मैं कहां छोड़ दूं? हवा में छोड़ दूं, दूसरे पत्थर को मैं छोड़ दूं पानी में। आप मुझे आंसर दो कि कौन सा पत्थर तेज गति में नीचे जाएगा? आप मुझे आंसर दो कि कौन सा पत्थर तेज गति में नीचे जाएगा। क्या हवा वाला पत्थर तेज गति में नीचे जाएगा या फिर पानी वाला पत्थर तेज गति में नीचे जाएगा? क्या मजाक कर रहे हो सर, ये भी कोई प्रश्न होता है? अरे हवा वाला पत्थर तेज गति में नीचे जाएगा, तो ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण पानी के अंदर रखा हुआ पत्थर तेज गति में नीचे नहीं जा रहा? तो आपको मैं बताऊं, उत्प्लावकता हो रही है। क्या बात हो रहा है बेटा? उत्प्लावकता। बचपन में आप सभी ने पानी के अंदर अलग अलग वस्तुओं को डुबाने की कोशिश करी होगी। आपने एक पत्थर लिया, उस पत्थर को जैसे ही पानी में छोड़ा वो डूब जाता था अंदर। आपने थर्माकोल का टुकड़ा लिया, उसको पानी के अंदर डुबाकर रखा, वो वापस आ जाता था। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज आपने करी होगी, मैंने तो बहुत करी है, मैं तो बहुत शरारती था, आज भी हूं। एक डब्बा होता है, मग्गा होता है, मग, उस मग को उठाया और डब्बे को, जिससे हम डब्बा बाल्टी यूज करते हैं ना नहाने वगैरह के लिए, तो डब्बा बाल्टी जो मग होता है ना, उस मग को पानी के अंदर डुबाया होगा तो मग उड़ता उड़ता पानी में ऊपर आ जाता था। क्यों आता था? अरे आप कभी तैरे होगे, आप डुबकी मारते हो। बहुत से बच्चों को तैरना आता होगा, नहीं आता तो कोई जरूरत नहीं है खतरनाक बातों को समझने की। ठीक है, आप डुबकी मारते हो तो पानी आपको ऊपर फेंक देता है, पानी आपको ऊपर फेंक देता है। क्यों? उत्प्लावकता। वो क्या होती है? उत्प्लावकता। अब देखो उत्प्लावकता, भैया यहां पर मैंने पत्थर फेंका, बहुत तेजी में गया, लेकिन यहां पर पत्थर फेंका, उसकी गति कैसी रही होगी? स्लो रही होगी। क्यों? क्योंकि द्रव्य क्या लगा रहा है? उत्प्लावकता। ठीक है, अब बेटा ऐसा क्यों होता है? मान लो इस लिक्विड के अंदर, मान लो इस लिक्विड के पास मैंने एक वस्तु को डुबा दिया, एक वस्तु को डुबा दिया। अब जैसे इस वस्तु को डुबाया, अरे यार ये वैसे ही पानी हमें दिख रहा है थमा हुआ, लेकिन ये थमा हुआ नहीं है, इसके अंदर लगातार गहरे, तो इसके अंदर ऑलरेडी लड़ाई चल रही है। इसके अंदर के जो अणु हैं एक दूसरे से लड़ने में बिजी हैं, एक दूसरे को दूर भगाने में बिजी हैं। अब ये अणु एक दूसरे को दूर भगाने में बिजी हैं, ऊपर से ये नया बंदा आ गया, ऊपर से ये और नया आके प्रकट हो गया। अरे इसकी हमें जरूरत नहीं है, पानी कहता है निकल यहां से, पहली फुर्सत से निकल, तो पानी इसको भगा देता है।
पानी उसको ऊपर भगाने की कोशिश करता है, पानी इसको कहां भगाने की कोशिश करता है, ऊपर भगाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जो लिक्विड है, जो भी तरल है, ये तरल इसको ऊपर फेंकने की कोशिश करता है, और ऊपर फेंकने के लिए ये तरल, ये द्रव्य एक बल लगा रहा होगा, जिस बल को क्या कहा जाता है, उत्प्लावक बल। फील आया या नहीं आया? ठीक है, अब देखो आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके देखना। थर्माकोल का टुकड़ा लेना और उसे पानी के अंदर डुबाकर छोड़कर आना, वो देखना कितनी तेजी में ऊपर आ जाएगा, वो देखना कितनी तेजी में ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी उसे क्या फेंक रहा है, ऊपर फेंक रहा है पानी। अच्छा, टायर आप लोग तैरने देखे होंगे कई लोगों को, जब लोग तैरते हैं तो वो टायर लगा लेते हैं कमर पर। क्यों? ताकि वो जब अंदर डूबे ना, अंदर जाए ना, तो पानी उसे ऊपर फेंक दे, उत्प्लावक बल के आधार पर पानी उसे क्या कर दे, उत्प्लावकता के आधार पर उनको ऊपर फेंक दे, जिससे वो डूबे ना, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। तो उत्प्लावकता जब भी किसी भी वस्तु को पूर्णता या फिर आंशिक रूप से, देखो ये क्या लिखा हुआ है, पूर्णता या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तो वो वस्तु ऊपर फेंक देती है उस वस्तु को। वो वस्तु जो तरल होता है, जो द्रव्य होता है या गैस होता है, उसको ऊपर फेंक देता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, उत्प्लावकता। और जो बल लग रहा है उस बल को क्या कहा जाता है, उत्प्लावक बल। उस बल को क्या कहा जाता है बच्चे, उत्प्लावक बल। ठीक है बच्चा, फील आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, फील आया कि नहीं आया? अब देखो बेटा, वैसे ही तो इसके अंदर इतनी लड़ाई चल रही है, वैसे ही तो इसके अंदर इतना युद्ध चल रहा है, वैसे ही तो ये पानी थमा हुआ नहीं है, वैसे ही तो यहां पर युद्ध चल रहा है, वैसे ही तो यहां पर ये अणु एक दूसरे से लड़ने में बिजी हैं। ऊपर से ये और नई चीज बाहर से आ गई, अरे बाहर से पत्थर आया, बाहर से ऑब्जेक्ट आया, बाहर से कोई भी वस्तु आई, अरे इसको जरूरत नहीं है। ये कहता तुम कहां से आ गए दूसरे ग्रह के निवासी, ये कहता निकलो यहां से। और निकालने के, बाहर फेंकने के लिए इस लिक्विड के सारे अणु उस पर क्या लगाने लगेंगे, बल लगाने लगेंगे। अरे उस बल को कहा जाता है उत्प्लावक बल, अंग्रेजी में कहते हैं बायोएंट फोर्स। और इस घटना को उत्प्लावकता कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, उत्प्लावकता। इसकी शर्त यह है कि आप वस्तु को पूरा डुबा दो या फिर वस्तु को थोड़ा डुबा दो, दोनों स्थिति में उत्प्लावकता काम करेगी। अच्छा, उत्प्लावकता का बहुत अच्छा फायदा भी है। उत्प्लावकता मतलब उत्प्लावक बल जो होता है ना, उत्प्लावकता एक परिघटना है, उत्प्लावकता एक घटना है। और उत्प्लावक बल ऊपर की तरफ, वस्तु जब पानी में आंशिक रूप से या पूर्णतः डुबाई जाती है तो वो उत्प्लावकता के कारण ऊपर की ओर वापस आती है। इसे कहते हैं कुछ नए नए फिनोमेना। अच्छा देखो, पानी के अंदर बर्फ रखा है, पानी के अंदर बर्फ रखा, हमेशा देखना बर्फ की ऊपरी सतह तैरती रहती है, बर्फ की ऊपरी सतह तैरती रहती है, बाकी पूरा बर्फ अंदर रहता है। तो कोई भी वस्तु पानी में तैरेगी या फिर कोई भी वस्तु पानी में डूबेगी या फिर कोई भी वस्तु सतह के अंदर होगी, मतलब बर्फ जो होता है ना, बर्फ की ऊपरी सतह बर्फ के पानी के ऊपर रहती है, बाकी पूरा बर्फ डूबा रहता है। तो कोई भी वस्तु पानी पर तैरेगी, कोई भी वस्तु पानी के अंदर डूब जाएगी, मतलब तरल, पानी को मैं अगर बोल रहा हूं तो इसका मतलब तरल की बात है। तो यह पूरी तरह से निर्भर करता है इस घटना पर, उत्प्लावकता पर। पूरी तरह से किस बात पर निर्भर करता है बेटा, ऑन दी घटना ऑफ उत्प्लावकता। अच्छा लग रहा हूं ना, मैं अपने बालों को देख रहा हूं, यहां पर स्क्रीन लगी हुई है उस पर। सुबह सुबह हो रही है यार, 4:30 बजे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4:30 हो रहा है सुबह 4:30 बजे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, इतने लॉन्ग क्लासेस हो जाती हैं, टाइम ये भी रात को सोते सोते ख्याल आया, ख्वाब आया कि उदय के प्यारे प्यारे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो मैंने कहा यार चलो यार मत सो यार, 4:30 बजे टाइम में दिखा नहीं सकता यहाँ पर, नहीं तो टाइम सुबह 4:30 बजे में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मजा आ रहा है, बड़े दिन बाद इतनी सुबह उठाऊं। तो बच्चा, उत्प्लावकता ही डिसाइड करती है कि कोई वस्तु पानी में डूबेगी या नहीं डूबेगी। ठीक है, अब बेटा देखो, अरे यार ये कैसा डायग्राम बना के दिया, चलो ये मैंने खराब करा है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूं, ये तो मैंने खराब करा है। अब बेटा, कोई भी वस्तु पानी में डूबेगी या नहीं डूबेगी ये निर्भर करता है उत्प्लावकता के आधार पर। और ये हमारे दिन का सेकंड लास्ट टॉपिक है, ये हमारी क्लास का सेकंड लास्ट टॉपिक है। उसके बाद आर्किमिडीज का सिद्धांत थोड़ा सा पढ़ना है और खत्म कहानी। ठीक है, अब बेटा ये रहा हमारा एक बर्तन, सबसे अच्छा उदाहरण बर्तन होता है यार, इसलिए मैं बार बार बर्तन ले रहा हूं। तो ये रहा क्या है बर्तन, इस बर्तन में हमने एक लिक्विड भरा हुआ है, इस बर्तन में हमने एक तरल भरा हुआ है, इस बर्तन में हमने एक फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बेटा, फ्लूइड भरा हुआ है। अब ये फ्लूइड भाई साहब के अंदर मैंने किसी वस्तु को डुबा दिया, मैंने किसी ऑरेंज कलर की वस्तु को डुबा दिया। किसको डुबा दिया बेटा, ऑरेंज कलर की वस्तु को डुबा दिया। तो जैसे ही मैंने ऑरेंज कलर की इस वस्तु को डुबाया तो पानी के अणु, पानी जो था
इसको ऊपर भगाने की कोशिश कर रहा था और इस बल को क्या बोला? उत्प्लावक बल। अच्छा भाइयों और बहनों, एक वजन इस वस्तु का नीचे की तरफ लग रहा होगा जिसे बोलते हैं वेट, जिसे क्या बोलते हैं बच्चे? वेट। और एक उत्प्लावक बल इसे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा होगा। तो यदि बेटा देखना, मैं उत्प्लावक बल को फोर्स ऑफ बायोएंट लिख रहा हूं, ठीक है, अंग्रेजी में बायोएंट फोर्स कहता है। तो यदि बायोएंट फोर्स और वस्तु का वजन बराबर है, क्या बोला? यदि हेलो 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 हेलो, सॉरी बेटा गले में प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैंने 10 सेकंड का पॉज लिया, ठीक है। तो यदि वस्तु को हम डुबाते हैं और यदि वस्तु को जब हम डुबाते हैं तो वजन नीचे की तरफ जाता है। वजन कहां जाता है? नीचे की तरफ जाता है। और उत्प्लावक बल कहां आता है? ऊपर की तरफ। तो यदि वस्तु का वजन, अरे वजन क्या है यार? वजन एक प्रकार का बल है यार। तो यदि ये बल और उत्प्लावक बल बराबर हो जाता है तो इस स्थिति में ये जो वस्तु है ना, ये सतह पर तैरेगी, गोते नहीं लगाएगी, तैरेगी, ठीक है। बर्फ और पानी का उदाहरण याद रखो। दूसरा, यदि फोर्स ऑफ बायोएंट, मैं उत्प्लावक बल को फोर्स ऑफ बायोएंट ज्यादा है वस्तु के वेट से, फोर्स ऑफ बायोएंट ज्यादा है तो वस्तु के वेट से, तो ये फोर्स ऑफ बायोएंट अगर ज्यादा है वस्तु के वेट से तो ये जो वस्तु है ना पानी के ऊपर ही ऊपर तैरती रहेगी। पानी के थर्माकोल अंदर क्यों नहीं डूबता? अरे हवा में भरा हुआ टायर अंदर क्यों नहीं डूबता? हवा में भरा हुआ टायर अंदर इसलिए नहीं डूबता क्योंकि उन दोनों पर लगने वाले उत्प्लावक बल का मान बहुत अधिक होता है जो कि उसे अंदर डूबने नहीं देता है, ठीक है। तीसरा, यदि उत्प्लावक बल का मान कम है वस्तु के वजन से, यदि उत्प्लावक बल का मान कम है वस्तु के वजन से, तो ये वस्तु पानी के अंदर चली जाएगी और नीचे डूब जाएगी। अरे इसी सिद्धांत का उपयोग करके जहाज बनाए जाते हैं, इसी सिद्धांत का उपयोग करके नाव बनाई जाती है, इसी सिद्धांत का उपयोग करके पनडुब्बियां बनाई जाती हैं। और अधिक जानकारी के लिए इस नियम को और देख लो, जिस नियम का नाम क्या है? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। अब भैया एक आर्किमिडीज नाम के वैज्ञानिक थे, आर्किमिडीज नाम के, ये किसी कंट्री के थे, मुझे कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये वैज्ञानिक कैसे थे? जैसे राजा होते हैं ना, राजा अपने कुछ प्रक्षेपण करने के लिए, अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपनी सभा में कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी जोड़ लेते हैं। तो ये भाई साहब वही थे जिनका नाम क्या था? आर्किमिडीज। अब ये भाई साहब ये बहुत बुजुर्ग थे, अराउंड होंगे, काफी ज्यादा एज के थे, मैंने इनकी इमेज देखी हुई है। पूरे गंजे थे, देखें, पूरे साइड के सफेद सफेद उनके बाल आगे के चले गए थे, साइड के बचे थे, सफेद सफेद बचे थे, मतलब काफी ज्यादा बुजुर्ग हो गए थे। अब ये भाई साहब मस्त सुबह उठे होंगे, सोकर उठने के बाद राजा के दरबारी थे, राजा के दरबार में थे, किस बात की कमी होगी, ऐशो आराम की जिंदगी थी उनकी। आर्किमिडीज साहब ने बहुत अच्छा नियम दिया और इस नियम के आधार पर ही आज विज्ञान ने इतना ज्यादा परिवर्तन किया है। तो इस नियम को अपन समझते हैं। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है, पहले नियम के पहले कहानी समझ लेते हैं। तो आर्किमिडीज साहब है ना, आर्किमिडीज साहब सुबह उठे और सुबह उठते उन्होंने कहा नहा लो यार, सुबह गर्म पानी करा, मस्त टब में लेट गए। टब में जब लेटे ना, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी। क्या चीज ऑब्जर्व करी? जब वो लेटे तो उन्होंने देखा कि जैसे ही वो पानी के अंदर लेटे हैं ना, तो कुछ पानी टब से बाहर निकल गया। कुछ पानी क्या चला गया? टब से बाहर निकल गया। कुछ पानी कहां चला गया बेटा? टब से बाहर निकल गया। और यहीं से शुरुआत हुई आर्किमिडीज के सिद्धांत की। अब जैसे ही पानी टब से बाहर निकला, उन्होंने कहा यूरेका 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 यूरेका। यूरेका मतलब होता है मिरेकल। अब उनकी भाषा में यूरेका का मतलब मिरेकल होता है। मैंने ये कहानी पढ़ी हुई है तो मैंने कहा आज बच्चों को बताई दूं। तो वो इसी स्थिति में राजा के पास गए, राजा जी, राजा बाबू मैंने एक नए नियम के बारे में स्टडी की। तो बहुत लंबी कहानी, उन्होंने तो मुकुट को भी उनके वजन तोल कर भी बताया था। वो अपन ने अभी अपने को सिर्फ काम की कहानी सुना। उन्होंने कहा राजा जी, राजा बाबू, आज मैं एक नया नियम बनाऊंगा, जिस नियम का नाम क्या रखूंगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत। और आज मैं आर्किमिडीज के सिद्धांत की कहानी को बताता हूं। अब क्या हुआ? उन्होंने, देखो ये डायग्राम शायद आपको देख नहीं रहा हो, मैं एक डायग्राम बनाया था। उन्होंने क्या किया? एक बर्तन लिया। उन्होंने क्या किया बच्चा? एक बर्तन लिया, ये लिया बर्तन, ठीक है। अब बेटा देखो वो क्या कहते हैं,
एक बर्तन लिया और इस बर्तन में एग्जिट के लिए जगह दे दी। मतलब यदि 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 इस बर्तन में इस स्तर से ऊपर पानी आएगा, मैं आपको बताता हूं किस स्तर से ऊपर पानी आएगा, तो वो पानी निकल, उन्होंने इस बर्तन को यहां तक भर दिया, उन्होंने इस बर्तन को यहां तक भर दिया, उन्होंने इस बर्तन को पानी से भर दिया। क्योंकि बच्चे आप जानते हो आज से पुराने समय का जो विज्ञान था, पुराने समय का सारा विज्ञान एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? एक्सपेरिमेंट पर। पुराने जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर 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 चीजें करी हैं। अब देखो बेटा, जैसे ही उन्होंने किसी वस्तु को पानी के अंदर डुबा दिया, ये लो भाई, उन्होंने किसी वस्तु को पानी के अंदर डुबा दिया, जैसे उन्होंने इसे पानी के अंदर डुबाया ना बेटा, जैसे उन्होंने पानी के अंदर डुबाया, देखो ना बेटा ध्यान से, जैसे उन्होंने पानी के अंदर इसे डुबाया ना, तो पानी का लेवल कुछ ना कुछ बड़ा होगा, और पानी का लेवल बड़ा होगा तो ये कहां आ गया होगा बेटा? बाहर। पानी का लेवल बड़ा होगा तो पानी कहां आ गया होगा? बाहर। अब यहीं से जैसे वो जब बाथ टब में लेटे थे, तो बाथ टब में जैसे वो लेटे थे ना, पानी बाथ टब में से छलक कर बाहर गिर गया था। उसी तरह से जब हम इसके अंदर किसी वस्तु को डुबाते हैं तो पानी निकल कर कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब उन्होंने इससे संबंधित एक बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, 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 मतलब वस्तु का भार। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? ये जो वस्तु आपने जो डुबाई है ना, ये जो वस्तु आपने जो डुबाई है ना, उसके अलावा जो पानी निकला है, ये जो द्रव्य निकला है ना, आप दोनों का वजन करो। आप दोनों का क्या करो बच्चा? वजन करो, और वो होगा किसके बराबर बच्चे? विस्थापित पानी। दोनों क्या होगा बच्चे? बराबर होगा। विस्थापित द्रव्य का भार क्या होगा बेटा? बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा? बराबर होगा। मतलब जब भी किसी पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो पिंड पानी हटाता है, जितना उसका वजन होगा ना वो उतना ही पानी हटाएगा, जितना उसका वजन होगा उतना ही पानी हटाएगा। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, आपकी खुशकिस्मती भी है और आपकी बदकिस्मती भी है। इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ इसका बेसिक याद रखना है। तो किसी भी पिंड को पानी में या फिर किसी भी प्रकार के तरल में डुबाया जाता है तो वो तरल में से वो तरल के कुछ हिस्से को हटाता है। जितने हिस्से को हटाता है ना, वो इस पिंड के भार के, जितना पिंड डूबा हुआ उसके भार के बराबर होता है। और यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। अच्छा, यहां पर बड़ी अच्छी बातें लिखी गई हैं कि वो अपने भार में कमी महसूस करता है। अरे भाई, आप पानी के अंदर तैरते हो ना, आपको ऐसा लगता है आपका वजन कम हो गया, आप बिल्कुल सिक्स पैक एब्स वाले हो गए, आप बिल्कुल दुबले पतले हो गए हो, आपके वजन में कमी हुई। क्यों हुआ? क्योंकि आपने पानी की जगह को घेर लिया, आपने पानी को हटा दिया, और पानी को हटाया तो पानी का वजन जो कम हुआ, उस कम हुए वजन को आपने घेर लिया। इसका मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके वजन में थोड़ी कमी हुई है, और इस कमी के सिद्धांत को ही क्या कहा जाता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जब भी किसी ठोस पिंड को किसी स्थिर तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में थोड़ी सी कमी आ जाती है, और ये कमी आभासी जो पिंड होता है, पिंड ने जितना विस्थापित लिक्विड किया है उसके भार के बराबर होती है। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूं कि आपने इस पिंड को डुबाया ना, इस पिंड का जितना आयतन होगा ना उतने आयतन का ही पानी हटाया। अरे भाई, इतना बड़ा पिंड डुबाओगे तो ये जितनी जगह घेर रहा होगा उतने पानी को ही तो हटाएगा। और इसी के साथ साथ ये मान लो ये ऑब्जेक्ट को मैंने डुबाया, मैंने इस बॉटल को डुबाया, तो बॉटल सिर्फ मेरे हाथ के नीचे वाला हिस्सा इतना ही डूबी, पूरा डूबे जरूरी नहीं भाई। उत्प्लावक बल भी तो है कुछ ना कुछ प्रभाव डालने वाला, तो उत्प्लावक बल इसे ऊपर भी तो फेंकेगा। यदि उत्प्लावक बल का मान ज्यादा है तो डूबेगी ही नहीं, लेकिन यदि उत्प्लावक बल का मान थोड़ा थोड़ा बराबर है ना, तो उस स्थिति में कुछ, अब इसमें आपको दिमाग लगाना है। तो ये बॉटल हो सकता है इतनी डूबे, तो यदि ये इतनी डूबेगी तो इतने आयतन के पानी को विस्थापित करेगी, और जितना ये भार में कमी का महसूस करेगी, जितना इसको लगेगा कि मेरे वजन में कमी हो गई है, उतना ये पानी को हटाएगी। मतलब इसके भार में जो कमी होगी, ये उतने ही भार में कमी महसूस कर सकती है जितना वजन पानी का विस्थापित हुआ है, जितना वजन पानी का निकला है। यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। ठीक है, अब जल्दी से लिख देना चमका या नहीं, जल्दी से लिख देना चमका या नहीं। तो बच्चा, इसी के साथ आज की ज्ञान भरी क्लासेस खत्म होती हैं, आज की ज्ञान भरी बातें खत्म होती हैं। इसी के साथ आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के क्वेश्चंस के साथ, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के ज्ञान के साथ, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से भरी ज्ञान भरी बातों के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं मानता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आज का हर एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा।
आराम से, प्यार से, सुकून से इस लेक्चर को देखना। बड़ा अच्छा लेक्चर है, दिन में 2 लेक्चर डलते हैं। अगर आप 1x या 2x की स्पीड से भी देखते हो तो अराउंड 1.5-2 बार देख सकते हो लेक्चर को। तो बेटा लेक्चर को देखना अच्छी तरह से, उसको समझना, मैंने शब्दों को क्या कहा है उन शब्दों को पकड़ना। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अपन बहुत जल्दी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब मैं सोने जाऊंगा, अब मैं सो जाऊंगा। सुबह का 4:51 हो रहा है, तो अब मैं सो जाऊंगा, बढ़िया मस्त आराम करूंगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल मेरे प्यारे उदय के बच्चों, टाटा।